नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद जीएनपी में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम 6 जनवरी 2022 के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसकी आपको डिटेल थ्योरी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी उन दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो शायद वीडियो को देखने में इतने मग्न हो जाते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे एप्रिसिएशन मिले और मैं मोटिवेट होकर और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करने का ट्राई करूं। तो आपका टाइम ज़्यादा ना खराब करते वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अश्वनाल चुंबक एक प्रति चुंबक होता है। अश्वनाल चुंबक के ध्रुव परस्पर निकट होते हैं। ये एक प्रति चुंबक होता है, ये सही है पॉइंट। और ये ध्रुव परस्पर पास होते हैं। इसका रीजन होता है कि अगर इनके पोल, चुंबक के दोनों पोल पास में होंगे ना, तो प्रबल चुंबक बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अश्वनाल एक स्थायी चुंबक है। चुंबक का आकार उसके अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न होता है और चुंबक का नाम उसके आकार के आधार पर दिया जाता है। अश्वनाल चुंबक के दोनों ध्रुव एक ही दिशा में इंगित होते हैं। ध्रुवों के बीच एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ये घोड़े की नाल के आकार का चुंबक होता है, जिसके दोनों ध्रुव पास होते हैं। राउंड चुंबक अगर किसी ने देखे हो तो वो अश्वनाल चुंबक कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चुंबक के आकार से निर्धारित होती है। चुंबक के ध्रुव जितने निकट होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। घोड़े की नाल के आकार का चुंबक बनाने का यही कारण है, क्योंकि ध्रुवों को परस्पर काफी निकट लाकर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पानी के जहाज के आकार को धारा रेखीय बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तरल आकर्षण को कम करना, उत्प्लावन में वृद्धि करना, विस्थापित जल की मात्रा में वृद्धि करना, जहाज का घनत्व कम करना। तो जो जहाज का आकार को धारा रेखीय बनाने का रीजन होता है कि उसका जो रिड्यूस फ्लड रहेगा उसको कम करना। धारा रेखीय एक ऐसा आकार है जो द्रव जैसे हवा या पानी इससे गुजरने वाली वस्तु के बीच घर्षण को कम करता है, यानी कि फ्रिक्शन को कम करता है। लीनियर मोशन में उसका साइज होगा तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा और उसको आगे फ्लोट करने में इजी रहेगा। कर्षण वह बल है जो गति को धीमा कर देता है। कर्षण को करने के लिए विमान जहाजों ने शरीर को सुव्यवस्थित किया है। पानी और हवा में यात्रा करते समय सुव्यवस्थित शरीर न्यूनतम प्रतिरोध का अनुभव करता है। क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे कि वो प्रतिरोध कम उत्पन्न करेगा। तो यह घर्षण को कम करने में मदद करना है। जितना घर्षण कम होगा उतना ही जहाज इजीली चल पाएगा। किसी ठोस पिंड पर कर्षण बल तब उत्पन्न होता है जब किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया होती है। वायुगतिक घर्षण तब होता है जब पिंड की गति द्रव जैसे हवा में होती है। यदि द्रव पानी है तो जल गति घर्षण कहलाएगा। घर्षण बल सदैव प्रवाह के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि जिस साइड जल बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल कार्य करेगा। हवाई जहाजों की सतह धारा रेखीय और समुद्र पर जहाजों का आकार द्रव आकर्षण को कम करने के लिए धारा रेखीय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन घी बनाने के जो चरण है वो क्या है? दूध को पौष्टिकृत किया जाता है, फिर दूध को दही जमाया जाता है, दही को अपकेंद्रित में मथकर मक्खन अलग किया जाता है, मक्खन को गर्म करके स्वच्छ मक्खन प्राप्त किया जाता है, छान कर पैक किया जाता है। तो ये इसमें बताना है कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शन कौन सी है। तो दूध को पौष्टिकृत किया जाता है। पौष्टिकृत यानी कि पोस्चर करना, उबालना, ये तो फिजिकल चेंज हो गया। फिर दूध को दही जमाया जाएगा। दही जमाया जाएगा तो लैक्टिक एसिड होता है दही में, और जो जमता है वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ये केमिकल चेंज हो गया। दही को अपकेंद्रित में मथकर अलग किया जाता है, यानी कि उसको अपकेंद्रित बल लगाकर मथा जाता है। दही से मक्खन निकालना अपकेंद्रित बल से होता है, जो कि फिजिकल चेंज हो गया। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो सेंटर में लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल वो होता है जो केंद्र के चारों ओर लगता है। जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल। मक्खन को गर्म करके स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त किया जाता है। तो ये केमिकल चेंज हो गया।
छान कर पैक किया जाता है, फिजिकल चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब इसमें आपको फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन की थ्योरी है, तो इसकी पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, वहां से डाउनलोड करके पढ़ना। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, उपयोग के आधार पर बहुलक की पहचान करनी है। नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में पैकेजिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत तारों में बाह्य विद्युत रोधी परत के रूप में उपयोग होता है। विद्युत उपकरण निर्माण में उपयोग होता है। बोतल और जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो नाजुक वस्तुओं की पैकिंग यानी कि जो इलेक्ट्रिक लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड माउस वगैरह जो सॉफ्ट चीजें होते हैं उनको हम मंगाते हैं ना, तो नाजुक चीजों में पैकेजिंग की जाती है जिससे कि वो टूटे ना। फोम टाइप में जो होती है वो पॉलीस्टाइरीन हो गई। विद्युत तारों में बाह्य विद्युत रोधी परत के रूप में उपयोग होता है। तो जो तारों में साइड में जो कोटिंग की जाती है वो होती है पीवीसी, जिसे पोली विनाइल क्लोराइड बोला जाता है। विद्युत उपस्कर निर्माण में यानी कि जो विद्युत स्विच बनाए जाते हैं वो बैकलाइट के बनते हैं जिससे कि पिघलते नहीं है। वो बोतल और जारों के निर्माण में होता है पॉलिएस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पॉलीस्टाइरीन एकल स्टाइरीन से प्राप्त बहुलक है, एक तरल हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम से बना है। पॉलीस्टाइरीन प्राय कमरे के तापमान पर एक ठोस ताप रुदद होता है, लेकिन इसे ढाले या जाने या बहिर्वर्धन के उच्च तापमान पर पिघलाया जा सकता है। इसे नाजुक वस्तुओं के पैकेजिंग सामग्री में गद्देदार भरावन के रूप में उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये एक सिंथेटिक रोल है जो विनाइल क्लोराइड के बहुलक से बनता है, यानी कि एथिलीन के बहुलक से बनता है। Cl2 डबल बॉन्ड Cl2 CCl2 ये होता है एथिलीन, इससे बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बैकेलाइट बहुलक नोवेलिक रैखिक श्रृंखलाओं के क्रॉस लिंकिंग द्वारा बनता है। यह तापरहित बहुलक है जिसे पुनः उपयोग या ढालन नहीं जा सकते। तापरहित प्लास्टिक वो होते हैं जिनको अगर ताप अधिक टेम्परेचर पर पिघलाते भी है तो उसको कोई और आकृति नहीं दे सकते। पॉलिएस्टर ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो डायोल के संघनन से बनता है। डाइक्रोम टेरिलीन पॉलिएस्टर प्रसिद्ध उदाहरण है, इसे बोतल या जार बनाने में काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राधिका दो एक समान सेलों को श्रेणी क्रम व्यवस्था में दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है, तो क्या करना चाहिए कि उनका जो बल्ब का उद्दीपन है वो कम हो जाए, यानी कि जो बल्ब की करंट है इंटेंसिटी वो कम हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सेल को चौक के टुकड़े से चौक लगाएंगे तो वो उसमें करंट को प्रवाही नहीं करेगा। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक सेल को एक धातु के तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। धातु की तार के टुकड़े से बल्ब को चेंज करेंगे तो सेल तो सेम ही रहेगा, तो उससे उसकी रोशनी कम होने का तो कुछ होगा नहीं। एक बल्ब को सेल से बदलना चाहिए, यानी कि एक बल्ब को सेल से बदल देंगे तो दो सेल ऑलरेडी एक सेल और लगाएंगे तो रोशनी ज्यादा देगा, तो धातु के टुकड़े को तार से बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ब्रेड या अन्य बेकरी उत्पाद को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा सी में विघटित होती, इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। डी गूथे आटे में बहुत बुलबुले उत्पन्न करके ई में वृद्धि करता है। तो ABCD क्रमशः क्या है। ब्रेड या बेकरी के उत्पाद बनाने में ए का उपयोग किया जाता है, यानी कि ए हो गया यीस्ट। यीस्ट को बनती कैसी है, फर्मेंटेशन से, किडविन जिसे किडविन बोला जाता है। उसके बाद ए शर्करा को सी में विघटित करता है, तो फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। तो CO2 रिलीज कब होगी, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, O2 की उपस्थिति में वायवीय श्वसन। गूथे आटे में ई में वृद्धि करता है, तो फर्मेंटेशन होने के बाद क्या होगा, फूल जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसकी पूरी थ्योरी आप PDF से पढ़ना, PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में हर डे पे पूछा जा रहा है। पृथ्वी से हम चंद्रमा की जो प्रावस्थाएं देखते हैं वे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के कारण है। निम्न में कौन सा उपरोक्त संदर्भ में सही है।
पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में होता है। अमावस्या के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है। तो इसको हम SME ट्रिक से याद करेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये ट्रिक मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं खुद एक SME हूँ। सन, मून, अर्थ। अगर मून मिड में होगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन पे। अब अर्थ मिड में आएगी तो SEM बन जाएगा, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। तो क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। उसके बाद अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। अब अमावस्या के दिन होता है, ये ऑप्शन भी राइट हो गया। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। चंद्रमा बीच में कब होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या होती है, तो सी रॉन्ग हो गया। अब है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, अर्थ मिड में होगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा, तो क्या होगा, पूर्णिमा होगी, अमावस्या तो होगी नहीं, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, सन मिड में होता है। सन मिड में होता है, ऐसी तो कोई होती नहीं है घटना, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। इसकी थ्योरी भी है, इसको आप PDF से करना, PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र के भाग उसके कार्य को निम्न में कौन सा मिलान समुच्चय सही रूप से दर्शाता है। कोर्निया, परितारिका जिसे आइरिस बोला जाता है, पुतली, प्यूपिल, दृष्टिपटल, कोरोइड और पक्षमावी श्रेली मसल। कोर्निया क्या होती है कि कोर्निया से हमारी जो लाइट है वो एंटर करती है, तो प्रकाश प्रवेश करने की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये कौन करता है, आइरिस, प्यूपिल करती है। कोर्निया देखते हैं, कोर्निया से होता है कि हमारा लाइट एंटर करती है, तो ए में हो गया ऑप्शन 4। फिर है परितारिका जिसे आइरिस बोला जाता है, तो ये एक तो रंग का निर्धारण करती है और प्यूपिल को कंट्रोल करती है, तो बी में हो गया 1। पुतली, पुतली क्या करती है, प्यूपिल ये लाइट को कंट्रोल करती है, तो सी में हो गया ऑप्शन 5। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, दृष्टिपटल, कोरोइड। कोरोइड क्या होता है कि ये हमारे स्क्रीन का कार्य करता है। जो सिलेरी मसल्स होती है उसमें जो लेंस होते हैं वो फिट होते हैं, तो लेंस की स्थिति को दर्शाता है। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। कोरोना लाइट एंटर करेगी, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल क्या करती है, लाइट को कंट्रोल करती है। उसके बाद स्क्लेरा, इस सिलेरी बॉडी जैसे सिलेरी मसल्स जिसमें कि लेंस फिट होते हैं। कंजक्टिवा, ये आंखों की जो लेयर होती है वो। उसके बाद विट्रियस बॉडी जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व जिसमें इमेज बनती है, मतलब कि इमेज क्या होती है, ऑप्टिक नर्व में उल्टी बनती है ब्रेन में, लेकिन जो नर्व होती है उसको सीधा शो करती है। रेटिना पर इमेज बनती है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, अब इसमें एक तो ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक होता है येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां इमेज क्लियर नहीं बनती, और येलो स्पॉट होता है जहां पे इमेज क्लियर बनती है। इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना। कॉर्निया, श्वेत पटल का एक पतला पारदर्शी सामने का भाग जिसे रक्त वाहिकाओं की कमी होती है, लेकिन तंत्रिका अंत में समृद्ध होता है। ये तंत्रिका अंत स्पर्श के जवाब में फलक को बंद करके अनैच्छिक प्रतिबिंब के प्रभारी नेत्र को नुकसान पहुंचाने, बाह्य कणों को प्रवेश करने से रोकते हैं। कॉर्नियल लेंस नेत्र के पिछले हिस्से का प्रकाश किरणों को केंद्रित करने में मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। परितारिका जिसे आइरिस बोला जाता है, लेंस के सामने पक्षमाभी बॉडी से जुड़े पेशीय डायफ्राम एक रंजित चक्र बनाता है, मौजूद वर्णक नेत्रों में विशेष रंग देता है। परितारिका अपने आकार को समायोजित करके नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। एक पतली झिल्ली है जो पुतली को कंट्रोल करती है, जबकि जो आइरिस का मेन काम होता है प्यूपिल को कंट्रोल करना। बदले में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब कोरोइड दृष्टिपटल परितारिका से घिरा द्वारक है। कॉर्निया प्रकाश किरणों को मोड़ देता है दृष्टिपटल से स्वतंत्र रूप से गुजरे, जिसे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। सिलेरी मसल्स लेंस की स्थिति को पोजीशन में रखती है। सिलेरी मसल्स में खिंचाव छूटने से आवाज के लिए लेंस की फोकस लंबाई बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19,
गाजर के पौधे की पत्तियों में जल रूपी शिलान्यास है। जिन पौधे में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां जलिका रूपी शिलान्यास होता है। रेशे जड़े वाले पौधों की पत्तियों में जलिका रूपी शिलान्यास होता है। जड़ों के प्रकार पत्तियों के शिलान्यास में कोई संबंध नहीं है। तो जो गाजर होती है उसमें क्या होती है, टैप रूट होती है। रूट तो दो टाइप से होती है, तो टैप रूट होती है, फाइब्रस होती है। फाइब्रस में फाइबर आ रहा है तो रेशे वाली होगी, तो टैप रूट होगी मूसला जड़ें, जैसे गाजर मूली शलगम में हो गई, वो टैप रूट होती है। गेहूं जो इनमें होती है फाइब्रस। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब इसको आप इस डायग्राम से समझिए, ये टैप रूट, ये फाइब्रस रूट। फाइबर में ही फाइब्रस आ रहा है तो रेशेदार जड़ें हो गई, और टैप रूट मूसला जड़ें। जड़ों पौधों में जड़ गैर हरा क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के कारण होता है। बेलनाकार व अवरोही भाग होता है जो सामान्यतः रूप से मिट्टी के नीचे की ओर बढ़ता है। पानी और खनिज के अवशोषण और चालन में मदद करता है। जड़ें दो प्रकार की होती है, एक तो मूसला जड़ जिसे टैप रूट बोला जाता है, रेशेदार जिसे फाइबर बोला जाता है। एक बीज के भ्रूण में मूसलाधार से एक मूल जड़ विकसित होती है और रेशेदार होती है जो तने के आकार आधार से निकलती है। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिन पौधों की पत्तियां समांतर शिराओं वाली होती हैं उनकी जड़ें रेशेदार होती है, जबकि जिन पौधों में जालीदार शिराओं वाली पत्तियां होती है वो मूसला जड़ें होती है। ये स्टेटमेंट में आता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में निषेचन परागण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पौधों का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है। बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। निषेचन के उपरांत परागण होता है और बीज वायु जल पक्षी कीटों द्वारा विकसित होते हैं। बीजांड में संपन्न होता है कि अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाते हैं। इनके अंडाशय जब पक जाएंगे तो बीज बनाएंगे और बीज से फल बनेगा, तो ए तो राइट हो गया। निषेचन के लिए बीजांड बनते हैं, तो निषेचन के बाद बीजांड नहीं बनते, निषेचन में जो बीजों का उत्पन्न होता है वो होता है। ऑप्शन रॉन्ग हो गया। निषेचन के उपरांत परागण होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद पोलिनेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो सी भी रॉन्ग हो गया। परागण में बीज वायु जल पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं, यानी कि जब पोलिनेशन होता है वो बीज बनते हैं, वो पोलिनेशन से बनते हैं, लेकिन जो कीटों के द्वारा पोलिनेशन होता है और जो बीज होता है वो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। निषेचन बीजांड से संपन्न होता है, तो ई ऑप्शन राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब इसकी प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी थ्योरी इसमें है, तो इसको पीडीएफ में देखना आप। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं। तो ये दोनों सही है, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें लिम्फोसाइट सेल्स होती है जो हमारे प्रतिरक्षा सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहलाते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स। तो ये तो राइट हो गया। श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदलती है, ये भी सही है। अब एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कार्पस और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस। ये स्प्लीन में मरती है और ये बोन मैरो में बनती, ये भी बोन मैरो में बनती। इसका जो जीवन काल होता है 90 से 120 दिन का होता है। इसका 2 से 3 दिन का होता है। इसमें 2.5 to 3.5 मिलियन सेल्स आरबीसी होती है। ये 6 to 8,000 होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 5 टाइप की होती है। एक तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट होती है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। अल्फा सेल और बीटा सेल जो हमारी इम्यूनिटी को मदद करती है, सोल्जर ऑफ बॉडी कहलाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आक्रमण करने वाले जीवाणु, विषाणु, कीटाणु पर हमला करके संक्रमण लड़ने में मदद करती है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। ये रक्त प्रवाह ऊतक के माध्यम से फैलती है, जीव पर हमला करती हैं, चोट बीमारी के जवाब में उनके शरीर में प्रवेश करती हैं। ये अल्पकालिक कोशिकाएं होती है, इसमें केंद्रक होते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होते। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से कम होती है। 5 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी में प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। ये फैगोसाइट कोशिकाएं हैं, बाह्य जीवों को नष्ट कर देती है। इसेनोफिल्स द्विपालिका केंद्रक के शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को नष्ट करती है।
बेसोफिल्स। WBC कम से कम प्रचुर मात्रा में सबसे कम अधिक पाई जाती है। न्यूट्रोफिल सबसे कम बेसोफिल। लिम्फोसाइट गोलाकार नाभिक होते हैं। BOT शरीर की रक्षा प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। मोनोसाइट होते हैं WBC में सबसे बड़े लेकिन संख्या में कम होते हैं, ये फैगोसाइट है। WBC अपना आकार बदल सकती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में आकार बदलने की क्षमता होती है लेकिन RBC में नहीं होती। WBC का आकार अनियमित इर्रेगुलर होता है। रोगों को रोकने के लिए रक्त में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को निकालने मारने में आकार बदलती है। इनकी कोई बैक्टीरिया जैसे आता है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल देती है और फिर इनको किल कर देती है। क्वेश्चन नंबर 12, XY जड़ के द्रव्यमान आयतन दिए गए हैं। द्रवों की समान मात्रा 5 मिलीलीटर जल में परख नली में डाली गई। परिख नली के ऊपर नीचे द्रवों का क्रम होगा। घनत्व, तो इसमें डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी के लिए मास अपॉन में वॉल्यूम। मास आयतन दिया गया 4, x के लिए निकालते हैं 1, तो ये हो गया 4। y के लिए निकालेंगे तो 0.8, तो जड़ के लिए हो गया 2, तो सबसे कम y, फिर z और फिर x। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आप अपने मोबाइल की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि जो इंटेंसिटी पर फ्रीक्वेंसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा इसमें। संवहन केवल द्रव और गैसों में होता है, ये सही है। गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, ये पॉइंट सही है, रेडिएशन के माध्यम से होता है। चालन गैसों में हो सकता है, ये गलत है। ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यम के साथ हो सकता है। चालन पिंड के दो आसन्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की यांत्रिकी है। केवल ठोस पदार्थों में हो सकता है, गैसों में नहीं होता। माना धातु की छड़ का एक सिरा आग में डाल दिया, छड़ का दूसरा सिरा जल्द ही इतना गर्म हो जाएगा कि नंगे हाथों से पकड़ नहीं सकते, यानी कि जो चालन होता है वो सॉलिड में होता है। संवहन गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि तरल और गैसों में होता है, इसे कंडेंशन बोला जाता है। विकिरण होता है रेडिएशन। स्थानांतरण की वह विधि जिसमें कणों को प्रभावित किए बिना ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, विकिरण कहलाती है। ये डायग्राम, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। रेडिएशन गैसों में होगा, कन्वेक्शन लिक्विड में होगा, कंडक्शन सॉलिड में होगा। क्वेश्चन नंबर 15, धातु X वायु जड़ को क्रमशः लवणीय विलयन में विस्थापित करती है। धातु Y W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती, किंतु जड़ W को विस्थापित नहीं करती। तो इसको थोड़ा रीजनिंग लगाएंगे। X Y को, धातु Y W को विस्थापित करने की, वायु ज्यादा एक्टिव है W से, जड़ W को विस्थापित नहीं करता, यानी कि जड़ नहीं करता, तो जड़ कम एक्टिव हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे ज्यादा हो गई X और सबसे कम हो गई जड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक बार फिर से बता देती हूँ, X Y जड़ को विलयन में विस्थापित करती है, यानी कि X, धातु Y W को विस्थापित करती, वायु W को करेगी, किंतु जड़ W को विस्थापित नहीं करती, तो ये जड़ यहाँ पे आ गया, तो सबसे अधिक हो गई X। क्वेश्चन नंबर 16, एक अधातु की स्नेहक धातु जल से क्रिया नहीं करती लेकिन भाप से अभिक्रिया करती है। एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है, एक धातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। तो क्या होगी? अधातु की स्नेहक फास्फोरस जल से अभिक्रिया नहीं करती, जिंक है। उसके बाद बेकिंग पाउडर में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा, और बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम और सल्फर होता है पटाखों में यूज। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। इसकी थ्योरी है, पूरी केमिकल रिएक्शन, इसको PDF में देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, एक मुख्य ग्रंथि कहलाता है, जो मेन ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी, BC थायराइड
और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन को स्रावित करने को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है, तो वो होती है पैनक्रियाज। एडी को भी स्रावित करता है जिसका उत्पादन किशोरावस्था में होता है यानी कि किशोरावस्था प्यूबर्टी एज। तो फीमेल में होगी ओवरी और मेल में होगी टेस्टिस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें पूरा ऐड है पीडीएफ में, तो इसको आप पीडीएफ में देखना पूरा। क्वेश्चन नंबर 19, कवक के संदर्भ में कौन से कथन सही है? वे एक पौधे होते हैं, सही है। प्रकाश संश्लेषण में क्रिया नहीं करते, ये बात भी सही है। एक कोश के नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है जो कवक से बनता है और पेनिसिलियम नोटेटन से प्राप्त होता है। उसकी जो डिस्कवरी की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा ए की जलवहन क्षमता निम्न और अंत उच्च श्रवण दर है। मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर निम्न है। मृदा बी की जलवहन क्षमता उच्च है, अंतर श्रवण दर निम्न है। इनमें जैविक पदार्थ की मात्रा उच्च और मृदा सी में जलवहन क्षमता, अंतर श्रवण और जैविक पदार्थ की मात्रा तीनों माध्यम में ए बी सी की पहचान करनी है। तो बोल रहे हैं कि ए में क्या होता है कि जो उसका रिसाव है वो कम होता है, तो जो जिसका रिसाव कम होगा वो होगी बालू मिट्टी। अब बी में उसकी क्षमता अधिक होती है, वो हो गई चिकनी मिट्टी जिसे मृणम बोला जाता है। और जो सेम साइज की होती है वो होती है पार्श्व मिट्टी, जिसमें क्या होती है कि मृदा के कण बराबर होते हैं, ना तो अधिक जल का रिसाव करती है ना कम का करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। अब ये बालुई मृदा बड़े कणों वाली अधिक अनुपात अधिक होता है तो बालुई कहेंगे। रेतीली मिट्टी जिसे बोला जाता है, बालू के कण काफी बड़े होते हैं, टीले फिट नहीं हो सकते, इसलिए बीच बड़ी जगह के ये स्थान हवा से भरे हुए हैं। बालुई मृदा वातन अच्छा होता है, यानी हवा होती है वो अच्छी पास होती है, कण बड़े बड़े होते हैं। मृणम होता है सूक्ष्म कण होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, मृणम कहते हैं। मृदा में जल अंतःश्रवण सबसे कम होता है, यानी कि जो रिसने की दर वो कम होती है, वो उसमें ज्यादा सोखता है जल को, कण छोटे होने के कारण। अब पांचम मृदा नदी के तल में निक्षेपण के रूप में होती है, कणों का आकार बालू और मृणम के कणों में होता है। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से कि जो वीडियो को देखने में इतने मग्न हो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर